गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों दोस्तों आज जो विषय है, जो कंटेंट है, वो है पड़ोसियों पर दादागिरी करता चीन। मतलब चाइना के द्वारा जो एक ऑक्युपाइड की नीति की जा रही है, अधिग्रहण या ज़बरदस्ती के जिन देशों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, फिर देशों की स्वतंत्रता को एक तरह से हानि पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से हांगकांग में डेली आए दिन प्रोटेस्ट होता रहता है, वहाँ पे किस प्रकार के से हिंसक पुलिस के द्वारा, दमनकारी नीतियों के द्वारा वहाँ के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, लोगों को बर्बरता के साथ पीटा जाता है। जो भी उसके पड़ोसी देश हैं, उन पे जिस तरह से ये कायदे कानून ज़बरदस्ती लाद रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बारे में आज यहाँ पे खुलासे किए जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। जब आपका किसी भी व्यक्ति विशेष से डिबेट हो और वो चीन जैसे देश के विषय पर यदि आपसे बात करे, तो आपको क्या कहना है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, इससे लिखा है संजीव पांडे जी ने। आगे चलते हैं। लिखा, दक्षिण चीन सागर से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा जो सागर है दोस्तों, दक्षिण चीन सागर ही है, जिसे आप समुद्र भी कह सकते हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में चीन का विस्तारवाद तेज हो गया है। कोरोना महामारी के दौर में चीन भारत के लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है, लेकिन इस आपदा काल में चीन के निशाने पर दूसरे पड़ोसी दोस्त भी हैं। चीन ताजिकिस्तान के पामीर क्षेत्र और नेपाल के एवरेस्ट को अब भी अपना बता रहा है। उसकी इस विस्तारवादी नीति का शिकार बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल देश भी हो रहे हैं। इस परियोजना के जाल में फंसे पड़ोसी देशों के इलाकों पर चीन की नज़र है। तो आपको बता दें, जो लोग सोच रहे हैं कि चाइना जैसा देश उनके पड़ोसी देशों में जिस तरह से एक बड़ा आर्थिक पैकेज दे रहा है, उनके डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, तो उनकी सोच बिल्कुल गलत है। वो आर्थिक पैकेज देकर एक तरह से उनका आर्थिक रूप से एक्सप्लोटेशन करना चाहता है। उनकी ज़मीनों को लीज पे लेकर 100-2 साल के लिए, जिस तरह से हम्बन टोटा द्वीप पे किया गया, श्रीलंका के जो अधिकार क्षेत्र में था, तो सोचिए 100 साल के लिए अगर कोई आपका द्वीप, आपकी ज़मीन लीज पर ले लिया, तो किसी प्रकार का निर्माण करे, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो वो कल को तो आपके देश को भी घेर लेगा, धीरे धीरे आपके देश में भी दखल अंदाजी करेगा, आर्मी लगाएगा। पर ये चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरह करेगा जिस तरह उसने तिब्बत को घेरा। आज देख रहे तिब्बत में क्या हो रहा है। तिब्बत को ले लीजिए, आप ताइवान को ले लीजिए, ऐसे तमाम तरह के देश हैं जो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं। ताज़ा मामला तजाकिस्तान का है। चीनी सरकार की एक वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में चीन के एक इतिहासकार ने दावा किया कि ताजिकिस्तान का पूरा पामीर क्षेत्र चीन का है, जिसे 19वीं सदी में चीन से छीन लिया गया था। ब्रिटेन और रूस के दबाव में पामीर का क्षेत्र चीन के हाथ से निकल गया था। इतिहासकार के अनुसार तजाकिस्तान से पामीर का इलाका वापस लिया जाना चाहिए। हाल ही में चीन ने एवरेस्ट को लेकर फिर विवाद खड़ा कर दिया और माउंट एवरेस्ट को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताया। अब सोचिए, तिब्बत को तो उसने लूटा ही है, अब माउंट एवरेस्ट पर भी अपना दावा ठोक रहा है। तो ये जो विस्तारवाद की नीति है, इस विस्तारवाद की नीति से दोस्तों हमारे एशिया, खासकर जो दक्षिण एशिया में जिस तरह से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, वो गलत हो रहा है। कोरोना आपदा काल में ही चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य को विवादित बताया है। भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य को विवादित बताया है। चीन इसे भी अपना इलाका बता रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चीन की नज़र 50 के दशक से है। माओ त्से तुंग के कार्यकाल में भी नेपाल और चीन के बीच हुए सीमा विवाद में एवरेस्ट का मामला उठा था, लेकिन तब चीन ने एवरेस्ट को नेपाल का हिस्सा मान लिया था। कारण जो भी रहे, पर इस साल मई में चीन के सरकारी टेलीविज़न ने एवरेस्ट को तिब्बत का हिस्सा बताकर नेपाल की नींद उड़ा दी। सही है भैया। अब मतलब चाइना जैसा देश जब नेपाल जैसे देश को उकसाया, तो किस तरह से भारतीय क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी को वो अपना क्षेत्र बता दिया। तो अब सही तो है ही है। मतलब अभी अगर नहीं समझ पा रहा है नेपाल जैसा देश, तो समझना चाहिए। अब समझने की आवश्यकता है, और अन्य देश जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। पहले चढ़ाकर किस प्रकार से उस देश की धज्जियाँ उड़ा देता है।
चीन की तरफ से ये शरारत तब की गई जब नेपाल की सत्ता में चीन के कट्टर समर्थक लोग काबिज हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई देने का दावा कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि नेपाल का सर्वे विभाग भी स्वीकार कर रहा है कि चीन लगातार नेपाली इलाकों में घुसपैठ कर रहा है और नेपाल की ज़मीन हथिया रहा है। सर्वे विभाग ने पिछले साल जानकारी दी थी कि नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल के 4 जिलों की 36 हेक्टेयर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा सैकड़ों हेक्टेयर और ज़मीन पर भी चीन कब्जा करने की ताक में है। इसके बावजूद नेपाल के प्रधानमंत्री ओली चीन के खिलाफ कुछ बोलने के बजाय भारत के साथ सीमा विवाद में उलझ गए हैं। नेपाल ने नया राजनीतिक मानचित्र कुछ जारी कर दिया जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बताया है और करिए अपना मतलब भारत जैसा देश इतने सालों तक एक प्रहरी के रूप में जिस प्रकार से एक मित्र भाई के रूप में नेपाल जैसे देश की रक्षा करता रहा, सेवा करता रहा, आज वही नेपाल भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है। बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब बात करें ताजिकिस्तान की। पूरे पामीर क्षेत्र पर चीन की दावेदारी का मतलब है कि उसकी नज़र ताजिकिस्तान के 45% इलाके पर। हालांकि चीन और ताजिकिस्तान के बीच सीमा विवाद 2010 में सुलझ गया था और समझौता हो गया था। इस समझौते के तहत ताजिकिस्तान ने पामीर का लगभग 1158 वर्ग किलोमीटर इस इलाका चीन को 2011 में दे दिया था। उस समय चीन ने कहा था कि ताजिकिस्तान के साथ उसका सीमा विवाद खत्म हो गया, लेकिन चीन अब फिर से नए पैंतरे चल रहा है। नेपाल पर नज़र डालें तो पाएंगे कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से नेपाल भारत के नज़दीक है। इसके बावजूद नेपाल ने हाल ही के वर्षों में चीन से खूब नज़दीकियां बढ़ाई हैं। बीते वर्ष अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग काठमांडू के दौरे पर गए थे। उनका स्वागत करते हुए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा था कि नेपाल और चीन का संबंध समुद्र की तरह गहरा और एवरेस्ट की तरह ऊंचा है। लेकिन जिस एवरेस्ट की ऊंचाई से नेपाल और चीन के संबंधों की तुलना विद्या देवी भंडारी कर रही थी, उस एवरेस्ट को चीन अपना हिस्सा बताने में लग गया है। चीन के साथ संबंधों को इस तरह परिभाषित करने का काम पाकिस्तान के हुक्मरान भी करते रहे हैं और अक्सर बताते रहे कि चीन के साथ अब पाकिस्तान का संबंध शहद की तरह मीठा, समुद्र की तरह गहरा और हिमालय की तरह ऊंचा। तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द ही ये पाकिस्तान जैसे देश को भी आर्थिक रूप से इतना बीमार और कमज़ोर कर देगा कि जो चाहेगा पाकिस्तान जैसे देश में, जो योजना चाहेगा, जो रूल रेगुलेशन संचालित करना चाहेगा चाइना जैसा देश, पाकिस्तान की सरकार करेगी। उसके बाद उसके पास कुछ भी विकल्प नहीं रहेगा। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड की शुरुआत भागीदारों में ताजिकिस्तान का नाम भी आता है। नेपाल भी इस परियोजना में शामिल है। दोनों देश इस परियोजना से जुड़े कई समझौते कर चुके हैं। ताजिकिस्तान में तो इससे जुड़ी कई परियोजनाओं का काम भी पूरा हो चुका है। नेपाल में भी 9 परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन चीन की गतिविधियों से अब नेपाल और ताजिकिस्तान की चिंता भी बढ़ने लगी है। दोनों देश इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं वे चीन की कर्ज जाल में तो नहीं फंस जाएंगे। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि चीन नेपाल और ताजिकिस्तान जैसे गरीब देशों की हालात श्रीलंका जैसी कर देगा। मालूम हो कि श्रीलंका चीन के भारी कर्ज जाल में फंस चुका है। अगर नेपाल और ताजिकिस्तान जैसे देश भविष्य में चीन का कर्ज नहीं लौटा पाए तो चीन इन देशों के संसाधनों का मनमाने तरीके से दोहन करेगा। मध्य एशिया में चीन के विस्तारवादी रवैये से रूस सतर्क है। मध्य एशिया के देश एक समय में सोवियत संघ के हिस्सा रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन ने मध्य एशिया के देशों के साथ सीमा विवाद हल किया, लेकिन एक बार फिर चीन ने ताजिकिस्तान के इलाके पर दावा ठोका है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, इससे 1-2 राष्ट्र पीड़ित नहीं हैं। इसके इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, सब लोग इसके विस्तारवादी नीति और सोच से, इस हिंसक प्रवृत्ति की मानसिकता से पीड़ित हैं। रूस को अच्छी तरह से पता है कि चीन मध्य एशिया के देश में बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत भारी निवेश कर चुका। आज नहीं तो कल चीन गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाएगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि रूस मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक अपने वर्चस्व को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। रूस को वर्तमान भू राजनीति में पश्चिम और मध्य एशिया में अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से चुनौती मिलेगी। सीरिया में रूस ने ईरान के साथ तालमेल कर अमेरिका की रणनीति को पहले ही विफल कर दिया है। उस स्थिति में रूस इन इलाकों में चीन की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की यह भी है कि चीन समय समय पर रूस से सीमा को लेकर विवाद करता रहा है। हाल ही में रूस के
व्लादिवोस्तोक शहर भी चीन ने दावेदारी की थी। मतलब इतना दुष्ट राष्ट्र है चाइना। सोचिए व्लादिवोस्टॉक जैसे जो शहर हैं रूस के, उस पे भी अपना दावा ठोक रहा है। मतलब पूरी दुनिया में जो भी है सारा भूखंड उठा के चाइना को दे देना चाहिए कि भैया आप ही का है। मतलब हद हो गई। इसके लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाना चाहिए चाइना की इस मानसिकता को रोकने के लिए। अन्यथा दोस्तों, ये जिस तरह से विस्तारवादी की सोच पनपा रहा है खुद के लिए, वो अन्य देशों के लिए मुसीबत हो सकता है। क्योंकि इसके पास देखिए पैसे की कमी नहीं है। आप गांव में ही ले लीजिए, शहरों में ले लीजिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो दूसरों की ज़मीन पहले हड़पते हैं। चीन का तर्क है कि व्लादिवोस्तोक किसी ज़माने में चीन के किंग वंश के अधीन था। अरे रे, अधीन था। ये बेवकूफ़ों को कौन समझाए। अगर ऐसा है तो अखंड भारत की जो हम परिकल्पना करते हैं, आधा एशिया, आधा से ज़्यादा 75% भूभाग एशिया का अखंड भारत था, तो हम ले लें सब। हाँ। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे संगठनों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। भारत और ताजिकिस्तान भी SCO के सदस्य हैं। चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन ब्रिक्स और SCO के सदस्य देशों के इलाकों में घुसपैठ कर रहा है और इसके इलाकों पर दावा ठोक रहा है। चीन की इस हरकत से ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन मजबूत सदस्य देश रूस की स्थिति विकट हो गई है। रूस इन दोनों संगठनों को मजबूत रखना चाहता है। चीन की विस्तारवादी नीति ब्रिक्स और SCO के हित में नहीं है। हालांकि रूस और चीन के बीच आपसी संबंध अच्छे हैं। चीन रूस से बड़े पैमाने पर गैस खरीद रहा है। रूस उसे S-400 मिसाइल भी बेच रहा है। इसके बावजूद रूस चीन की विस्तारवादी नीति को पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे में भविष्य में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में रूस और चीन का हितों का टकराव तय है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।